स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गरिमा राठौड़ आज फिर आपका स्वागत करती हूँ श्रीकर्णी एकेडमी और एजुटेक पे। जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ बेटा। और हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर विलियन स्टडी कर रहे थे और हम उसमें काफ़ी आगे आ चुके हैं। चैप्टर नियर अबाउट एंडिंग पर है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने कल हमारी क्लास एंड की थी बेटा। हम लोग अभी तक अणुसंख्य गुणधर्मों की चर्चा कर रहे थे जो 4 तरह के होते हैं और इनमें से 3 तरह के गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं। पहला था वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, जो हमने कर लिया। सेकंड था क्वथनांक का उन्नयन, वो हमने कंप्लीट कर लिया, एग्जाम्पल्स कर लिए। थर्ड था हिमांक का अवनमन, वो भी हमने कल कंप्लीट करके एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल उस पर बन सकते हैं, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग जितने भी टाइप्स की हो सकती है वो सब हमने सॉल्व करके देख ली। क्लियर है। तो आज हम हमारा अंतिम प्रकार का लास्ट 4th टाइप का अणुसंख्य गुणधर्म स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है परासरण। ठीक है, परासरण शब्द आप ध्यान में रखेंगे। ये है हमारा लास्ट और चौथा अणुसंख्य गुणधर्म परासरण। इसकी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या मतलब है परासरण का बेटा। यदि जल से भरी द्रोणी में रंगीन चाशनी से भरी चर्मपत्र, चर्मपत्र का मतलब आप जानते होंगे पर्चमेंट मैम्ब्रेन। पर्चमेंट मैम्ब्रेन क्यों ली है यहाँ पे, क्योंकि इसकी एक खास बात होती है। ये जो पर्चमेंट मैम्ब्रेन है इसकी प्रकृति एक विशेष प्रकार की होती है। कैसी प्रकृति होती है? इसकी प्रकृति होती है अर्धपारगम्य। कैसी प्रकृति होती है बेटा? अर्धपारगम्य। क्योंकि इसकी प्रकृति अर्धपारगम्य प्रकार की होती है, इसीलिए यहाँ पे हम चर्मपत्र का उपयोग करते हैं। अर्धपारगम्य शब्द का क्या मतलब है, सभी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। मैथ्स वाले नहीं जानते तो उन्हें मैं बता देती हूँ अर्धपारगम्य का क्या मतलब है। देखो ये जो शब्द है अर्ध, इसका मतलब क्लियर है, यानी हाफ, आधा। ठीक है। पारगम्य, पार मतलब जो आर पार आ जा सके, पार का मतलब यही, गम्य मतलब जा सकने वाला। यानी इस चर्मपत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी प्रकृति यदि हमने अर्धपारगम्य बताई है, मतलब इसमें से कुछ पदार्थ आर पार आ जा सकते हैं और कुछ पदार्थ नहीं। क्यों कुछ पदार्थ आ जा सकते हैं? क्योंकि यह जो चर्मपत्र है इसमें कुछ इस प्रकार के छिद्र होते हैं। जैसे आप समझ लो घर पे जो छलनी होती है उसमें, जिससे हम चाय छानते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे क्या होता है हमारा जो लिक्विड पार्ट है चाय का वो तो छन जाता है, छनित्र के रूप में हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो चाय की पत्ती होती है वो इन छिद्रों में से पास नहीं हो सकती। इस कारण से वो वहीं रुक जाती है। तो यानी इसने क्या किया, उस छलनी ने क्या किया, कुछ पदार्थ को, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, कुछ पदार्थों को आने जाने देती है। तो कुछ पदार्थ जिनका साइज छोटा था उनको तो अपने में से पास ऑन होने दिया, लेकिन चाय के जो दाने हैं, जो पत्ती है, उसका साइज बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वे उसमें उपस्थित छिद्रों द्वारा पार नहीं जा सकते। इस कारण से हमने उसे क्या कह दिया, अर्धपारगम्य, मतलब आधे प्रकार के पदार्थों को जाने दे रही है, आधों को रोके रख रही है। इसी नेचर को, इसी प्रकृति को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य कहते हैं। तो चर्मपत्र जो हमने यहाँ पे लिया है, चर्मपत्र मतलब सेल का बाहरी कवर, चर्म, समझ रहे हो, चर्म मतलब क्या है, स्किन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। चर्मपत्र की थैली लटका दी जाए तो निम्नलिखित प्रकार की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? यदि हमने क्या किया है, देखिए ध्यान से समझिए, एक प्रयोग हम कर रहे हैं परासरण की प्रक्रिया को समझने के लिए, कि हमने क्या किया, एक द्रोणी ले ली, कुछ इस तरह से समझ लो इस बात को, इस तरह की एक द्रोणी ले ली। क्लियर है बात। अब इसमें क्या करना है, इस साइड से मैंने इसको चर्मपत्र से कवर कर दिया और इसमें क्या डाल दिया, रंगीन चाशनी, रंगीन चाशनी से भरा एक विलियन बना के, और इसमें मैंने इसको फिलअप कर दिया। क्लियर है इतनी बात। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। थैली अपने में से होकर विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती है। किसकी बात हो रही है, थैली की बात हो रही है। कौन सी थैली? जो चर्मपत्र से बनी है
उसको वह क्या करती है, केवल विलायक के अणुओं को अपने में से पास होने देती है और विलय के अणुओं को नहीं। क्यों कहा गया है? हमने जो चाशनी बनाई है उसमें हमने क्या लिया है, एक तो जल लिया है, साथ में शर्करा ली है, यानी हमने विलयन लिया है, जिसमें जल क्या बन गया है, विलायक, और शर्करा क्या बन गई है, विलय बन गई है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जल के अणुओं को तो पास ऑन होने दे रही है, किंतु शर्करा के अणु जिनका आकार बड़ा है, जो यहाँ पे किसके समान कार्य कर रहे हैं, विलय के समान कार्य कर रहे हैं, उनको अपने में से पास ऑन नहीं होने देती। क्लियर है? इस प्रकार का विभाजन अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। ठीक है, क्लियर है बात? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वर्ड कि हम चर्म पत्र के लिए अर्धपारगम्य शब्द का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि विलायक के अणु उसमें से गुजर सकते हैं, लेकिन विलय के अणु उसमें से नहीं गुजर सकते। आगे देखते हैं, यदि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विभिन्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता को पृथक कर दिया जाए तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, आकर नहीं होगा, ये होगा की ओर विलायक के अणु अभिगमन करते हैं। क्या मतलब है इस बात का मैं आपको अभी क्लियर करूंगी। फिर से समझिए, मैंने क्या किया, इस तरह की द्रोणी ली जिसमें मैंने क्या किया है, रंगीन चाशनी भर ली है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, यहाँ मैं एक बीकर लेती हूँ या कोई भी पात्र लेती हूँ जिसमें मैं इस द्रोणी को उल्टा करके टांग देती हूँ। क्लियर है बात? तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ से क्लियर है, और ये मैंने यहाँ पे पर्चमेंट मेम्ब्रेन का कवर लगाया हुआ है। अब ये जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, इस शर्करा का जो विलयन है इसमें से जो जल के अणु हैं वो तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन शर्करा के अणु नहीं निकल सकते। अच्छा, मैंने क्या किया, थोड़ा सा सेटअप चेंज किया, यहाँ पे मैंने बाहर जल ले रखा है। तो जल की सांद्रता कहाँ ज़्यादा है, बताइए कहाँ ज़्यादा है, बाहर। यहाँ पे जल की सांद्रता ज़्यादा है और यहाँ पे जल की सांद्रता कम है। तो उच्च सांद्रता से विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता की ओर अपने आप गमन हो जाएगा, अपने आप। लेकिन बीच में कौन है, गमन किसके माध्यम से हो रहा है, चर्म पत्र के माध्यम से, जो किस प्रकार का कवर बनता है, अर्धपारगम्य कवर बनता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा यदि विलायक के अणु अपनी ही उच्च सांद्रता से अपनी ही निम्न सांद्रता की ओर प्रवेश कर जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्लियर है बात? परासरण शब्द में आपको अर्धपारगम्य झिल्ली हमेशा याद रखनी है, कभी नहीं भूलना है इस बात को। क्लियर है बेटा? आगे देखिए, वह घटना जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलायक से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, यहाँ पे विलायक नहीं है, विलयन की बात हो रही है, की ओर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से गुजरते हैं, उसे क्या कहते हैं, परासरण कहा जाता है। क्लियर है बात? विलायक के अणुओं की जहाँ सांद्रता अधिक होगी यहाँ वहाँ पे क्या होगा, विलयन कम सांद्र होगा। जहाँ मैंने विलायक ज़्यादा लिया है वहाँ विलय में कम लूंगी कि नहीं। तो विलयन कैसा हो गया, तनु। तो तनु विलयन से विलायक के कण कहाँ जाते हैं, सांद्र विलयन की ओर अपने आप गमन कर जाते हैं। तो ये जो लाइन है, निम्न सांद्रता वाले से उच्च सांद्रता, ये उल्टा लिखा गया, विलयन के सेंस में ये डेफिनेशन लिखी गई है। मैंने आपको जो अभी 1 सेकंड पहले बताई है वो केवल और केवल किसके लिए बताई थी, विलायक से रिलेटेड बताई थी। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर सिर्फ आप जल से लेकर भी जल से रिलेट कर भी अगर ये परिभाषा लिख रहे हैं तो भी करेक्ट है। सिर्फ इतना लिख दोगे, जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन। अर्धपारगम्य जरूर लिखना है, अदरवाइज कुछ भी लिखो गलत हो जाएगा। और लिख के उसको अंडरलाइन भी कर देना कि मैंने लिख दिया है, क्लियर लिखिए ये बात, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, परासरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? परासरण का मतलब समझ आ गया है मेरे ख्याल से सभी को। परासरण झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, इन सभी शब्दों का मतलब क्लियर है मेरे ख्याल से।
चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है, कुछ बहुत जनरल सा एग्जाम्पल है। जब सूखे मटर या लाल रुधिर कणिकाएं जल में रखी जाती हैं तो क्या होता है, देखिए, तब परासरण की परिघटना होती है। तो यदि आपने सूखे हुए मटर, आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ। एक जो फ्रेश मटर है वो उसकी मेम्ब्रेन बिल्कुल इस तरह की होती है। एक जो सूखा हुआ मटर है जिसमें से ऑलरेडी वाटर का लॉस हो चुका है, शुष्क अवस्था में है, कुछ हद तक जो शुष्क अवस्था में है उसकी मेम्ब्रेन भी इस तरह की नहीं, थोड़ी सी सिकुड़ी हुई सी हमें दिखाई देती है। इस तरह से समझ लो, इस तरह से। अब यदि आप इस मटर को जल में रख देंगे, मैंने यहाँ पे जल का पात्र ले लिया, इसमें इस मटर को रख दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है जल कम है और ये इसमें क्या है, सिर्फ जल ही है, यानी जल की सांद्रता बाहर ज़्यादा और अंदर कम है, तो जल का गमन किधर होगा, अंदर की तरफ। और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, इस मटर के दाने का जो कवर है, ये कैसा काम करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, परासरण होगा। क्लियर है? तो देखिए, जब सूखे मटर या लाल रुधिर कणिकाएं जल में रखी जाती हैं तब परासरण की परिघटना होती है। मैंने आपको बता दिया ऊपर एग्जाम्पल देके। यहाँ कोशिका झिल्ली ही क्या करेगी, अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करती है। ये जो डायग्राम मैंने बताया था इसमें ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि मटर के दाने की ये जो बाहरी कवर है, मेम्ब्रेन है, यही क्या बन जाएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली बनेगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें से पानी प्रवेश कर जाता है और परासरण के कारण क्या हुआ, जल अंदर गया तो हमारा मटर जो बेचारा इस तरह से सिकुड़ा हुआ था वो वापस इस अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। यदि आपके पास किशमिश है, घर में किशमिश होती है, यदि आपने उस किशमिश को भी क्या किया, थोड़ी देर के लिए जल में रख दिया तो वो भी क्या करेगी, फूल जाएगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जल का प्रवेश, किशमिश का जो बाहरी कवर है वो किसके समान कार्य करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करेगा, यानी परासरण होगा, जल का प्रवेश अंदर की तरफ होगा और किशमिश फूल जाएगी। वैसा ही समान यहाँ पर मटर के साथ हो रहा है। इस कारण से क्या हुआ, मटर हमें किस प्रकार मिलेगा, फूली हुई अवस्था में फिर से हमें मटर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये जनरल से एग्जाम्पल लिए हमने सूखे मटर और रुधिर कणिका के लिए मैं आपको बता देती हूँ। रुधिर कणिका को किसमें रखा गया है, जल में। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि रुधिर कणिका को यदि जल में रखा है तो जल अंदर जाएगा, यदि शर्करा विलयन में रख दिया तो जल उसमें से और ज़्यादा बाहर निकल आएगा। ये दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं रुधिर कणिका से संबंधित, तो कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखें। रुधिर कणिका को किसमें रखा, जल में, तो कणिकाएं फूल जाएंगे, जल का अंतः ग्रहण होगा, ठीक है, एंडोऑस्मोसिस होगा, अंतः परासरण होगा। लेकिन यदि आपने उनको शर्करा विलयन में रख दिया है तो जल अंदर जाने की बजाय बाहर निकल आएगा और बाह्य परासरण के कारण रुधिर कणिकाएं और अधिक संकुचित हो जाएंगी। क्लियर है बात? परासरण मतलब समझ आ गया, प्रक्रिया समझ आ गई। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब भी मेरे ख्याल से क्लियर है अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। विलायक के अणुओं का यह प्रवाह जारी रहता है। नली में विलयन का तल ऊपर चढ़ता है। मैंने आपको बताया था ना अभी पीछे वाले फिगर में कि यदि मैंने उस नली को एक पात्र में रखा हुआ है जिसमें मैंने यहाँ तक जल ले लिया और इसमें मैंने उस द्रोणी को उल्टा रख दिया है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली, तो जल कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। सपोज हमारे पास शर्करा विलयन का लेवल इतना था, कुछ समय पश्चात कुछ हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये था H1 हाइट थी और यहाँ पे लिख देती हूँ H2 हाइट हो गई बाद में। कब? परासरण होने के पश्चात, कुछ समय रख देने के पश्चात, तथा एक स्थिति पर जाकर स्थिर हो जाता है। कुछ टाइम के लिए ये लेवल बढ़ेगा और कुछ समय पश्चात अपने आप रुक जाएगा। कब रुकेगा? जब इस विलयन में जल की सांद्रता बाहरी विलयन के समान हो जाएगी, तब अपने आप ये प्रक्रिया रुक जाएगी। न इस प्रक्रिया को किसी को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, न किसी को ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है। अपने आप ही परासरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कब?
जब सांद्रता का डिफरेंस होता है। कहाँ पे? ये जो पारगम्य झिल्ली है इसके एक तरफ और दूसरी ओर यदि सांद्रता का अंतर होगा तो परासरण की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है, और जैसे ही सांद्रता दोनों तरफ समान हो जाती है तो परासरण की प्रक्रिया भी अपने आप रुक जाती है। क्लियर है? स्थिर हो जाता है जहां पर विलयन के कॉलम का द्रव स्थैतिक दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जल के प्रवेश के दाब के बराबर हो जाता है। तो आप चाहे सांद्रता कह सकते हैं, चाहे इसे दबाव से भी हम डिनोट कर सकते हैं। वह द्रव स्थैतिक दाब, ध्यान से देखेंगे, वह द्रव स्थैतिक दाब जो कि परासरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? विलयन का परासरण दाब कहलाता है। आपको इस परिभाषा को ध्यान रखना है क्योंकि परासरण के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। या तो परासरण को समझाइए जनरली, अदरवाइज क्वेश्चन आता है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब ये परासरण दाब जब तक अंदर और बाहर इक्वल नहीं होगा तब तक जल के अणुओं का प्रवाह भीतर होता रहेगा। जैसे ही अंदर और बाहर प्रेशर इक्वल, अपने आप से पानी का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, यदि हम उसे मेजर करना चाहें तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ के लिए हम किस तरह से परासरण दाब की गणना कर सकते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना है ये सूत्र। देखिए, परासरण दाब सामान्यतः पाई से व्यक्त करते हैं। सामान्य दाब को हम किससे दिखाएंगे? पाई से व्यक्त किया जाता है। इस स्थिति में पाई बराबर HdG, जहां नली के अंदर व बाहर तलों का अंतर क्या है? H किसको कहेंगे? H2 माइनस H1 को मैं क्या लिख रही हूँ? H लिख रही हूँ। अंतर हो गया दोनों में। फिर देखिए, विलयन का घनत्व, जो भी विलयन हमने अंदर भरा हुआ उसका घनत्व क्या है? D, डेंसिटी D से ले ली। गुरुत्वीय त्वरण कैसा है? G है। हमें पता है गुरुत्वीय त्वरण हमेशा होगा यदि कोई भी वस्तु या कोई भी द्रव सीधा ऊपर की तरफ फ्लो करेगा या मूव करेगा या नीचे की तरफ, इन दोनों दिशाओं में हमेशा एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। और इसमें त्वरण भी शामिल होता है इस तरह के मोशन में, इस तरह के मूवमेंट में, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और इसे हम स्मॉल g से लिखते हैं और इसका मान भी शायद आप लोगों को पता होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो H अंतर हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। D जो है डेंसिटी, जनरली अगर हमने फ्लूइड भरा है, हमने लिक्विड भरा है तो उसकी डेंसिटी हमें पता होती है, तो वो वैल्यू रखेंगे। G की वैल्यू कांस्टेंट है, वो आपको बता दी। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो? आसानी से पाई मतलब परासरण दाब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलते हैं आगे। तो ये फिगर आप लोग एक बार अपने दिमाग में क्लियर करेंगे। H2 माइनस H1 क्या है? टोटल डिफरेंस ऑफ हाइट। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और D क्या है? डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी? जो भी लिक्विड हमने यूज किया है इस नली में भरने के लिए। और सीधा सीधा सबकी वैल्यूज पुटअप करी, हमारे पास आ गया पाई का मान। ओके एवरीबॉडी, समझ आ गया? आगे देखते हैं। परासरण की धारणा निम्नलिखित प्रयोग से और स्पष्ट की जा सकती है। जो प्रयोग यहाँ करना था वो प्रयोग मैंने आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर दिया है। वही प्रयोग है जो मैंने आपको भी बताया था। पात्र लिया, विलयन इसमें हमने पानी भर लिया, नली को उल्टा लगाया, वही सेम वही यहाँ पे प्रयोग हमें पढ़ना था, लेकिन मैंने आपको साथ साथ करवा दिया है, इसलिए हम इसको दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। चित्र के अनुसार एक आयताकार बॉक्स लेते हैं जिसमें 2 बेलनाकार पात्र लगे हों। ठीक है, इसका चित्र मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। बॉक्स के मध्य में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है। अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम आते ही समझ जाओगे बात किसकी हो रही है? परासरण की बात हो रही है। क्लियर है? जो इसे
दो भागों में विभक्त करती है। कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है। आयताकार बॉक्स लेना किस तरह का, देखो मैं छोटा सा एक आपको बना के बता देती हूँ, वैसे आगे आ जाएगा। ये मैंने ले लिया आयताकार बॉक्स, अभी तो इतना ही पता चला। इसमें क्या किया है हमने, दो बेलनाकार पात्र लगे होंगे और बॉक्स के मध्य यूँ समझ ले, इसको मैं यूँ कर देती हूँ और इसके मध्य में मैंने क्या कर दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ये इस तरह से, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। दो भागों में विभक्त हो गया हमारा पात्र, क्लियर है। आगे देखिए, बेलनाकार पात्र में पिस्टन P1 व P2 लगे हैं। चलो पिस्टन लगा देते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा देती हूँ प्रेशराइज करने के लिए, दूसरा यहाँ लगा देती हूँ प्रेशराइज करने के। जनरली ये जब आप फिगर देखेंगे आगे तो कॉर्नर में लगाया हुआ मिलता है पिस्टन। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो द्रव पे दाब लगाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी इसको अटैच कर सकते हैं। बॉक्स में दो भाग A व B को क्रमशः विलायक और विलयन से भरा गया है। एक में केवल विलायक, यानी मैं लिख दूं सिर्फ जल, विलायक के रूप में क्या लेंगे, जल, और एक में विलयन, विलयन के रूप में हम कोई ना कोई विलय डालेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वाटर प्लस शर्करा। ठीक है, शर्करा क्या बन गई, विलय बन गई। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, विलयन ले लिया, यहाँ पे केवल विलायक है। परासरण के कारण विलायक के अणु विलयन की ओर अर्थात भाग A से भाग B में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवेश करते हैं। हमें पता है किसके अणु जा सकते हैं, केवल विलायक के। विलय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार नहीं जा सकते। तो मूवमेंट किसका हो सकता है, अगर इधर आना चाहता है तो भी जल, इधर जाएगा तो भी जल। अब आपको दिख रहा है जल की सांद्रता ज़्यादा कहाँ है, इस तरफ है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक जल का मूवमेंट इधर होगा, लेकिन ऊपर से नहीं आएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से होगा। तभी तो हम उसे क्या कहेंगे, परासरण। क्लियर है, जिससे पिस्टन P2 ऊपर की ओर उठने लगता है। ऑब्वियसली अगर जल यहाँ से कंटिन्यूस इधर आ रहा है तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा। मैंने दबा रखा था द्रव को, लेकिन जैसे जैसे यहाँ द्रव की मात्रा बढ़ती गई तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा पिस्टन, तथा P1 नीचे की ओर जाता है। ये भी क्लियर है, अगर ये ऊपर उठेगा तो ये वाला जो पोर्शन है पिस्टन है, ये वाला नीचे जाएगा अपने आप। अब पिस्टन P2 को अपनी पहली वाली अवस्था में, कौन सी अवस्था में, कि ये जो P2 वाला था ये ऊपर ना जाए, मुझे इसको रोकना है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर से कुछ और प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। भाई अगर द्रव आ रहा है तो ऊपर तो उठेगा ना पिस्टन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऊपर ना उठे, यानी मुझे एक्स्ट्रा और प्रेशर उसके ऊपर लगा के रखना पड़ेगा उसे अपनी पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब पिस्टन P2 को अपनी पहली अवस्था में रखने के लिए इस पर बाहर से इतना दाब डालें कि दोनों पिस्टन पहले वाली अवस्था में आ जाएं। ये बात हमें ध्यान, ये तो बात वैसे अंडरस्टूड है, अगर हम P को दबाएंगे तो P2 को दबाते हैं तो P1 भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा। ठीक है, क्लियर है। अर्थात वह विलयन की सतह से परासरण दाब के कारण ऊपर नहीं उठे। इस समय P2 पर लगाया गया बाह्य दाब, P2 पर लगाया गया बाह्य दाब विलयन के परासरण को रोकने के लिए आवश्यक होता है और यह परासरण दाब के ही समतुल्य है। कैसे, क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मुझे ये पता है जैसे ही परासरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने पर पिस्टन ऊपर उठने की कोशिश करेगा, मुझे उसको उठने नहीं देना है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, बाहर से कुछ दाब लगाती हूँ। ये दाब मैंने क्यों लगाया, इसके मूवमेंट को रोकने के लिए। तो यह जो दाब मैंने बाहर से लगाया है इसको मैं मेजर करती रहती हूँ, नापती रहती हूँ। तो ये दाब कितना है, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए। भाई परासरण हो रहा है, जल इधर जा रहा है, मैं दाब लगा रही हूँ ताकि परासरण ना हो, रोक रही हूँ उसको, यानी इधर होने वाले जल के प्रवेश को इस साइड वापस मैं हटा दे रही हूँ। यानी ये जो मेरे पास दाब का मान आएगा ये किसके बराबर होगा, परासरण दाब के बराबर होगा। तो ये जो अभी अभी हमने प्रक्रिया पढ़ी है, प्रयोग पढ़ा है, ये किसके लिए है, परासरण दाब को नापने का एक तरीका है, एक मेथड है, एक प्रयोग है। ठीक है, देखते हैं।
अतः परिभाषित कर लेते हैं परासरण दाब को, जो हमने अभी अभी प्रयोग द्वारा समझा है कि भाई परासरण दाब हम निकालेंगे कैसे। परासरण होता हमें पता चल गया, लेकिन परासरण दाब भी होता, वो भी हमने उस पहले वाले चित्र में देखा था कि एच डी जी, एच क्या है, डिफरेंस होगा हाइट का, डी डेंसिटी, जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, तो उससे हम पाई भी निकाल लेंगे। लेकिन मेजर कैसे करेंगे, तो मेजर करने के लिए अभी जो मैंने आपको चित्र बताया वह चित्र होगा, और परिभाषा इस प्रकार होगी, आपने जो पढ़ा वही परिभाषा हमको लिखनी है। क्या लिखना है, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जो उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली में विलायक के अणुओं का प्रवाह रोकने तथा तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। आपको अगर ये लैंग्वेज लगे कि हाँ भाई याद नहीं होगी, सीधा सा लिखो, कुछ नहीं, हमने क्या पढ़ा चित्र में, जो पढ़ा वो लिख डालो कि परासरण की प्रक्रिया को रोक रहे हैं ना भाई। हमने क्या किया, चित्र बनाया, अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई इस तरह से, और परासरण यहाँ से यहाँ हो रहा था। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से बाहर से दाब नाप रही हूँ, किस लिए, ताकि ये जल के अणु उस तरफ ना आए। तो मैं कर क्या रही हूँ, अल्टीमेटली परासरण को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, और उसको रोकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सीधा सा यूँ लिख सकते हैं बड़ी आसानी से कि परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। कौन सा दाब, परासरण को रोकने के लिए आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज समझ आ गई, बिल्कुल आसान है। परासरण दाब का फॉर्मूला, परासरण दाब निकालने का चित्र आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड प्रश्न 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। प्रतिलोम परासरण आप सभी सुनते होंगे, आरओ का पानी लेके आते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, कितना अच्छा है आरओ, वही आरओ हम पढ़ रहे हैं। आखिर ये आरओ है क्या चीज़, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। परासरण का उल्टा करवा दिया, तब क्या बन गया, प्रतिलोम परासरण, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया है। क्या मतलब है इसका, और साथ में हम प्रतिलोम परासरण यानी आरओ वाले वाटर को हम लोग ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा साफ, ज़्यादा क्लियर क्यों मानते हैं, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है प्रतिलोम परासरण की, यह जल को क्लीन करने में, जल को शोधन करने में बहुत उपयोगी है। किस प्रकार उपयोगी है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोग, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, क्या बात हो रही है, ध्यान से सुनना। परासरण दाब कौन सा था, जो परासरण रोकने के लिए जरूरी था, यानी पिस्टन को ऊपर नहीं उठने दे वो वाला दाब। लेकिन अब क्या किया, उसको ऊपर तो नहीं उठने दे रहे पिस्टन को, बल्कि थोड़ा ज्यादा प्रेशर और अप्लाई कर दिया पिस्टन को नीचे दबाने के लिए, यानी मैंने क्या किया, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया है। क्लियर है, तो क्या होगा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। जो मैंने सोचा था कि विलायक जल जो है वो इधर से इधर आएगा, मैंने इस डायरेक्शन में इतना प्रेशर लगा दिया कि वाटर इधर तो आया नहीं, बेचारे को मैंने वापस उधर भेज दिया। तो अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था तो ऑस्मोसिस था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के उल्टा प्रवाहित कर दिया, किसको, विलायक को ही किया है। जल क्या है, विलायक है, उसी को उल्टा प्रवाहित करवा दिया। तो मैंने क्या कर दिया, प्रतिलोम परासरण करवा दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस करवा दिया। कैसे, इसके लिए इससे करवाना पड़ता है, ये अपने आप संपन्न नहीं होता। परासरण तो सांद्रता के डिफरेंस के कारण अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रतिलोम परासरण के लिए क्लियर किया है मैंने आपको परिभाषा में भी और डायग्राम में भी कि हमें एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर से अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे, इस प्रक्रिया को व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। अंडरस्टूड है, प्रतिलोम परासरण, व्युत्क्रम परासरण, परासरण को रोकने के लिए बाहर से यदि हम परासरण दाब से भी अधिक दाब लगा रहे हैं तो विलायक के अणु क्या होते हैं, विलयन से लेकर शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण। अब उपयोगी किस प्रकार है ये देख लो।
इस प्रक्रिया को समुद्र जल एवं कठोर जल आदि को शुद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। समुद्र जल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लवण होता है, तो लवणीय जल को हम इधर ले लेते हैं, शुद्ध जल को हम उधर ले लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जब ऊपर से और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये लवण तो यहीं रह जाता है, समुद्री जल का जो जल है वो भी इधर प्रवाहित होने लगता है। तो जितना हमारा क्लियर वाटर था उसमें और वाटर ऐड हो गया, मतलब हमें ज़्यादा शुद्ध पानी मिल गया, ज़्यादा मात्रा में मिल गया। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि प्रतिलोम परासरण जो है वो समुद्री जल को शुद्ध करने के काम आता है। क्लियर है बात आपको किस तरह से काम आता है, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे ख्याल से प्रक्रिया जो है प्रतिलोम परासरण की समझ आ गई है, दाब अधिक आवश्यक क्यों है वो समझ आ गया है, और इसका जल शोधन में किस प्रकार उपयोग किया जाता है ये भी आपको समझ आ गया है। तो ये परिभाषा, ये डायग्राम और इसका जो उपयोग है जल शोधन में, इसका उपयोग भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रतिलोम परासरण समुद्री जल शोधन में किस प्रकार उपयोगी है। तो किस प्रकार उपयोगी है, आपको बहुत अच्छा होगा अगर आप ये फिगर बना के वहाँ पे समझा दें कि ऐसा ऑस्मोसिस है और उल्टे डायरेक्शन में रिवर्स ऑस्मोसिस, और इस प्रकार क्या होगा, लवणीय जल में लवण तो एक तरफ रह जाएगा और सारा जल एक तरफ आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार क्या होता है, समुद्री जल को भी हम और उपयोग में ले सकते हैं। जनरली वो समुद्री जल इतना लवणीय होता है कि वो किसी और काम में आ ही नहीं सकता, तो उसको और ज़्यादा उपयोग में लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जल के जो स्रोत हैं, फ्रेश वाटर के जो स्रोत हैं वो सभी बहुत लिमिटेड हैं, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इस तरह की टेक्निक हम लोग ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम क्या करें, समुद्री जल को, लवणीय जल को भी उपयोग में ले सकें। तो उसी की एक टेक्निक है। अच्छा, हम लोग जो घर में आरओ लगाते हैं उसका आप लोग सोचोगे कि क्या हमारे घर में समुद्री जल आता है क्या, फिर वहाँ पे आरओ की क्या ज़रूरत है, ऐसा सोचोगे? नहीं। इसके लिए भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारे घर पे जो ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई हो रहा है बेटा, उसमें कई बार लवण की मात्रा जो है ज़्यादा, कई बार कम, ठीक है, कई बार ज़्यादा, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है उनसे आ रहा है, तो ऑलरेडी उसमें कहीं नमक ज़्यादा, कहीं कम, कहीं कुछ दूसरे लवण उसमें मिक्स है, कहीं कुछ है, तो उस वाटर में से लवणों की एक फिक्स क्वांटिटी हटा देने के बाद, एक फिक्स क्वांटिटी जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी तो हमारे शरीर में जाए, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट उसमें डिजॉल्व होके आ गया उसको क्या करता है, हमारे घर पे जो आरओ मशीन लगी हुई है वो क्या करती है, उसको एक तरफ रोक देती है और उसमें से जो वाटर हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो आता रहता है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा एक साइड आउटलेट होता है जिसमें से जो लवणीय जल है वो तो बाहर गिरता रहेगा और जो जल जो शुद्ध हो गया है बिना लवणों वाला वो उस टैंक में स्टोर होता रहता है। जो भी कंटेनर हमने, जो भी मशीन हमने, इक्विपमेंट जो हमने लगाया है उसमें स्टोर होता रहता है। क्लियर है बात? हाँ, ये ज़रूर है कि आरओ से या रिवर्स ऑस्मोसिस से वाटर को प्योरीफाई करने की जो स्पीड है वो बहुत धीरे है, बहुत स्लो है। इवन वेस्टेज जो है वाटर का वो बहुत ज़्यादा चला जाता है। बट हाँ, वो वेस्टेज नहीं है, आप चाहो तो उस वाले वाटर को भी पीने के अलावा कुछ और काम में यूज़ ले सकते हो। हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो जल के बिना पॉसिबल हो, तो आप वहाँ पर उसका उपयोग ले सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर है? प्रतिलोम परासरण, जल शोधन, परासरण, अर्धपारगम्य झिल्ली, परासरण दाब, ये सभी शब्द आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जो है इससे रिलेटेड एक सॉल्व कर लेते हैं, बाकी अपन कल करेंगे। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब हमें दिया है, यानी पाई हमें दिया है, कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ बार है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए जो जो दिया गया है प्रश्न में हम पहले वो लिख लेते हैं। पाई = 2.57 इंटू 10⁻³ V वॉल्यूम, ये सेंटीमीटर क्यूब में क्या दिया गया, आयतन ही तो दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ताप 300 केल्विन, R गैस कांस्टेंट 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, एज इट इज हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि हम पाई से यानी परासरण दाब से मोलर द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं। सूत्र आपके सामने WRT/πV। W की वैल्यू आपके पास है
कितना दिया था हमें 1.26 ग्राम। ये है W की वैल्यू, तो हम यहाँ पे रख देंगे 1.26। R हमारे पास है 0.0831 इंटू T हमारे पास है 300 बटे में हमने ले लिया पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, तो 2.57 इंटू 10⁻³ और V हमारे पास है 0.200 लीटर। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो नियर अबाउट कितनी आएगी, 61,038 ग्राम पर मोल। ये आ गया है हमारे पास इसका मोलर द्रव्यमान, जो हमसे पूछा गया था प्रोटीन के संबंध में इसका अणुभार। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक हम कल क्लियर करेंगे। चैप्टर नियर अबाउट एंडिंग पर है, आपको डेली रिवाइज करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कोशिश करते रहना है कि आप न्यूमेरिकल्स में और एक्सपर्ट हो जाएं और आपके मार्क्स ना कटे। बहुत कम पार्ट अब इस चैप्टर का बाकी है, जो मे बी 1-2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।